हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एक्सपर्ट पर। और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आईसीआर एएसआरबी के बारे में। जो आईसीआर एएसआरबी एक साथ आपके 4 एग्जाम करवाती है जनरली, नेट का, एआरएस का, एसएमएस का और एसटीओ का। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि किसके अंदर किसका सिलेक्शन होता है या कौन से एग्जाम किसके लिए है। ठीक है, तो इसके अंदर हम जानेंगे कि इसका एप्लीकेशन फीस क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है आपका, इसका सिलेबस क्या है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, पूरी कंप्लीट डिटेल्स हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो जो भी बच्चे एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं और अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर वो जिनका एमएससी हो चुका है या फिर वो जिनका बीएससी चल रहा है या फिर बीएससी कंप्लीट हो चुका है और वो एमएससी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जिनका एमएससी प्रीवियस ईयर है या फिर जो फाइनल ईयर के अंदर है, उनके लिए भी आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं पूरे कंप्लीट वीडियो में आपका एएसआरबी के बारे में, एएसआरबी नेट के बारे में, एआरएस के बारे में, एसएमएस के बारे में और एसटीओ के बारे में। तो लास्ट तक आप बने रहिएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं आपकी एएसआरबी के बारे में कि आपका एएसआरबी क्या है। देखो, एएसआरबी जो है आपका एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड। ये आपकी साइंटिस्ट की जो पोस्ट होती है, डिफरेंट डिफरेंट आईसीआर की जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ठीक है, वहां पर आपका साइंटिस्ट की पोस्ट को ये साइंटिस्ट को रिक्रूट करता है। ठीक है, और ये आपकी ना एक ऑटोनोमस बॉडी होती है जो आपकी डेयर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन इसके अंडर में और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर में आपका ये आता है। ठीक है, और दूसरी बात सबसे इम्पॉर्टेंट, जो आपका एएसआरबी है, एएसआरबी 2021 के पहले एक अलग नोटिफिकेशन आपका जारी करता था जिसके अंदर सिर्फ एआरएस की पोस्ट को ही रिक्रूट करता था। 2021 के पहले सिर्फ एआरएस और नेट का एग्जाम आपका ये करवाता था, लेकिन 2021 के बाद में आपका कंबाइंड नोटिफिकेशन के थ्रू आपके ये 4 एग्जाम करवाता है। ठीक है, कौन कौन सी? नेट का भी एग्जाम होगा, एआरएस का भी होगा, एसएमएस का भी होगा और एसटीओ का भी एग्जाम होगा। टोटल आपके जनरली 4 एग्जाम होंगे। सिर्फ आपका एक सिंगल कंबाइंड नोटिफिकेशन आएगा जिसके थ्रू आपके 4 एग्जाम होंगे, नेट, एआरएस, एसएमएस और एसटीओ। नेट का जो एग्जाम होगा वो सिर्फ आपका क्वालिफाइंग एग्जाम होगा और बाकी के जो 3 एग्जाम है वो आपकी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम है, साइंटिस्ट लेवल के आपके जॉब है। तो इनके बारे में हम 1 बाय 1 बात कर लेते हैं आगे। तो इन पे आगे प्रोसीड करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो भी बच्चे 2026 में तैयारी कर रहे हैं एएसआरबी के लिए, तो 2026 के लिए आपका पूरा कंप्लीट शेड्यूल इन्होंने बता दिया है कि अगस्त 2026 के अंदर, अगस्त 2026 में आपका टेंटेटिव मंथ दिया है इन्होंने कि नोटिफिकेशन हम रिलीज कर देंगे। और आपका जो एग्जाम का डेट है, एग्जैक्ट डेट नहीं दिया है, मंथ इन्होंने दिया है, नवंबर 2026 के अंदर आपका एग्जाम होने वाला है। कौन सा? प्री वाला, माने नेट का एग्जाम आपका कब होगा? नवंबर के अंदर होगा। और जो मार्च 2027 है वहां पर आपका होगा मेंस का एग्जाम, रिटर्न एग्जाम आपका होने वाला है। तो ये आपका कंप्लीट शेड्यूल है। अगस्त के अंदर आपका पूरा नोटिफिकेशन आ जाएगा जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि इतनी इतनी आपकी सीटें हैं, इतनी इतनी वैकेंसीज निकली हैं आपकी एआरएस के अंदर, एसएमएस के अंदर, एसटीओ के अंदर। ठीक है, और सब्जेक्ट वाइज आपकी पूरी डिटेल्ड नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा। और नवंबर के अंदर आपका सीबीटी टेस्ट होगा और मार्च 2027 के अंदर आपका मेंस का एग्जाम होगा। आगे अगर मैं बात करूं तो आप जैसे देख रहे होंगे कि फॉर अपॉर्चुनिटीज 1 एग्जामिनेशन, एक सिंगल एग्जाम से आपको 4 अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर मिलती है। ठीक है, एक सिंगल एग्जाम आपको देना पड़ेगा, उससे आप 3 जॉब और 1 क्वालिफाइंग एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, और ये कौन से एग्जाम है? आपका एएसआरबी नेट का एग्जाम हो गया, ठीक है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया, एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस हो गया, दूसरा आपका सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट और तीसरा हो गया आपका सीनियर टेक्निकल ऑफिसर। ये जो तीनों है, एसटीओ का, एसएमएस का और एआरएस का, ये आपकी तीनों की तीनों गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है, और ये वाला जो है ये आपका सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। ठीक है, जो आपकी डिफरेंट एसयूज होती है, एयूज होती है, वहाँ पर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक एलिजिबिलिटी आपको ये देता है कि अगर आप इसके अंदर क्वालिफाई है तो वहाँ पर आप जॉब कर सकते हो। ठीक है, और आपका एआरएस आपका गवर्नमेंट जॉब होता है, पे लेवल 10 की जॉब है, ये भी आपकी लेवल 10 की जॉब है और ये भी आपकी लेवल 10 की जॉब है। ठीक है, इनके बारे में डिटेल से मैं आगे बात करूंगा आपको। ठीक है, तीन आपकी गवर्नमेंट जॉब, एक आपका
नेट हो गया। ठीक है, तो आगे की बात करते हैं इन सभी के बारे में। उससे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको तैयारी किसकी करनी है। सबसे पहली चीज कि आपका कैरियर गोल क्या है। अगर आपको सिर्फ नेट का पाथ चूज करना है तो नेट क्यों चूज करना है, ठीक है, वो भी मैं आपको अभी बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही ज़्यादातर कन्फ्यूजन रहता है कि मैं कौन सी एग्जाम की इनमें से तैयारी करूं। ठीक है, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन कि कौन सी एग्जाम मेरे लिए फिट हो रही है, तो ये आज हम इसके अंदर जानेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं आपको नेट का एग्जाम, नेट वाला पाथ क्या है। देखो ये किन कैंडिडेट्स के लिए है, नेट वाला पाथ किन कैंडिडेट्स के लिए है। ये होगा जो भी कैंडिडेट एकेडमिक्स के अंदर एज ए लेक्चरर की पोस्ट या फिर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है किसी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के अंदर, किसी भी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के अंदर। ठीक है, या फिर कोई भी आपका गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज हो या आपका कोई प्राइवेट एग्रीकल्चर कॉलेज हो। ठीक है, वहाँ पर अगर आप एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर एज ए लेक्चरर जॉब करना चाहते हो तो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है वहाँ पर मास्टर विथ नेट। ठीक है, एमएससी विथ नेट आपको करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, मतलब इसके बिना आपको वहाँ पर जॉब नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो वो बच्चों के लिए आपका नेट का एग्जाम हो गया। आई थिंक ये सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेट से आप कोई सरकारी जॉब नहीं लगोगे। ठीक है, सिर्फ नेट से, नेट सिर्फ आपका एक क्वालिफाइंग एग्जाम है जिसके बेस पर आप कहीं नौकरी लग सकते हो अगर आपके पास में मास्टर है तो। दूसरी चीज आ रही है आपका एआरएस का पाथ। ठीक है, एआरएस तो ये किन कैंडिडेट्स के है, जो स्टूडेंट आपका आईसीआर के अंदर एज ए साइंटिस्ट जॉब करना चाहता है या फिर वो एक वैज्ञानिक बनना चाहता है, कृषि वैज्ञानिक बनना चाहता है। जितने भी आपके आईसीआर के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी आपके एआरएस वगैरह आते हैं, ठीक है, वहाँ पर अगर आप एज ए साइंटिस्ट, रिसर्च साइंटिस्ट जॉब करना चाहते हो तो आप एआरएस का पाथ चूज कर सकते हो। ठीक है, इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तीसरी चीज़ है आपकी एसएमएस और एसटीओ की। ठीक है, जो स्टूडेंट, ठीक है, आपका सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, सेम ही लगभग आप मान के चलो। ठीक है, एसएमएस और एसटीओ लगभग आपका सेम ही, सीनियर टेक्निकल ऑफिसर और आपका एसएमएस। ठीक है, ये आपकी T6 लेवल 10 की जॉब है। ठीक है, और आपके जितने भी हमारे आईसीआर के ऑर्गेनाइजेशंस है, केवीके वगैरह है, एआरएस वगैरह है, तो वहाँ पर इनकी पोस्टिंग की जाती है। साइंटिस्ट लेवल की ये भी आपकी जॉब होती है। ठीक है, तो इनके अंदर भी आपका सेम पैटर्न ही आपका लगभग लगभग रहने वाला है। ठीक है, एक आपका नेट है वो आपका डिफरेंट हो जाता है, वो आपका सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम है। ठीक है, आगे वन बाय वन हम सभी एग्जाम्स के बारे में जानेंगे कि ये क्या है, कैसे इसका एग्जाम होता है, सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ नेट के बारे में। ठीक है, तो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जैसे नाम से आपको पता चल रहा है, ये सिर्फ आपका क्या है, एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो सबसे पहले इसका पर्पज मैंने आपको बता दिया कि ये आपका क्या डिटरमाइन करता है, एलिजिबिलिटी डिटरमाइन करता है किसके लिए, लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए किसी भी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के अंदर या किसी भी आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के अंदर। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका एमएससी होना चाहिए इसके लिए। ठीक है, अगर आप कोई भी, जैसे मान लीजिए सपोज करिए किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर पोस्ट निकली है आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ठीक है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर, कोई भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के अंदर, तो वहाँ पर अगर आपका एमएससी है तो आपका नेट होना जरूरी है। अदरवाइज आप वहाँ पर फॉर्म भी फिलअप नहीं कर पाओगे। तो फॉर्म तभी फिलअप कर पाओगे जब आपके पास में नेट होगा। तो नेट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, और अगर आपके पास में मतलब एक केस होता है जहाँ पर आप नेट के बिना भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, वो केस होता है पीएचडी वाला। ठीक है, आपके पास में एमएससी है, आपके पास में पीएचडी है। ठीक है, तो और पीएचडी के साथ में अगर आपके पास में रिसर्च पेपर वगैरह है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। बट नेट होना आपके एक इंटरव्यू इम्प्रेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, ये मतलब आप मान के चलो कि ये आपकी क्वालिफिकेशन को या आपका टैलेंट वगैरह को ये भी शो करता है कि हाँ आपने नेट क्वालिफाई किया। तो ये आपका मस्ट बनता है आपका नेट क्वालिफाई करना। उसके बाद में सेकेंड चीज़ है एज लिमिट। तो मैं आपको बता दूं एज लिमिट, मिनिमम एज है आपकी वो है आपकी 21 ईयर्स। ठीक है, अगर मैं पिछले नोटिफिकेशन में उन्होंने सितंबर दिया था। ठीक है, 3/9/2025, तो इस वाली आप मान के चलो आपके जैसे एग्जाम जो होता है ना आपका जनरली, जैसे नवंबर मंथ इन्होंने एग्जाम का दिया है। ठीक है, तो आप मान के चलो जो भी अगर आपका मंथ आता है, ठीक है, तो नवंबर,
2026 तक, ठीक है, नवंबर 2026 तक आप 21 साल के हो जाने चाहिए, ठीक है। ये आपका मिनिमम एज है ESRB का फॉर्म अप्लाई करने के लिए। मैक्सिमम आपकी कोई एज लिमिट नहीं है, आप 40 साल के हैं, 45 साल के हैं, 50 60 साल, जितने भी एज के हैं आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, कोई क्राइटेरिया इसके अंदर नेट का नहीं है, ठीक है, एज का। अब दूसरी बात करूं मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर आपको मास्टर डिग्री होना आवश्यक है, ठीक है, या फिर उसके इक्विवेलेंट, ठीक है। और ये मास्टर डिग्री आपकी कब तक कंप्लीट हो जानी चाहिए? मास्टर डिग्री आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए, यही आपका नवंबर 2026, ठीक है, नवंबर 2026 तक आपकी मास्टर की जो डिग्री है ना वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। वैसे एग्जैक्ट जो डेट है वो आपकी ESRB बताएगा, क्योंकि अभी फुल नोटिफिकेशन नहीं आया। अगस्त के अंदर मैं आपका एक और वीडियो बताऊंगा तो एग्जैक्ट डेट बता दूंगा। इसकी भी इन्होंने क्या डेट रखी है, ये शायद आपका नवंबर भी हो सकता है या फिर आपका जनवरी भी हो सकता है, ठीक है, जनवरी 2026 तक या फिर आपका अगस्त, जो भी होगा मैं आपको एग्जैक्ट डेट बता दूंगा। लेकिन आपका ये है कि आपका 21 साल का होना सुनिश्चित है, ठीक है। दूसरा आपका जो ये क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं तो आपकी MSc नवंबर 2026 से पहले तो हो जानी चाहिए, ठीक है। और आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, जैसे मान लीजिए आपको ESRB के बारे में पता होगा कि ESRB जो है ना वो पेपर आउट नहीं करती है। तो बहुत सारे बच्चों को तो यही डाउट में रहता है कि अगर ये पेपर बाहर नहीं लाती है तो पुराने जो पेपर्स हैं वो हमें मिलेंगे नहीं, ठीक है। तो उसका पैटर्न हम किस तरीके से समझे, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो उनकी प्रिपरेशन के लिए आप पहले से मतलब प्रीवियस के अंदर भी फॉर्म तो अप्लाई कर सकते हो, बट वो वैलिड नहीं होगा बिल्कुल भी, ठीक है। वैलिड वही होगा जो आपका नवंबर के पहले या जो हमारा डेट आ जाएगा एग्जाम का, ठीक है, उसके पहले आपका ये MSc कंप्लीट होना चाहिए, वो आपके एलिजिबल है इसके अंदर, ठीक है। और कंप्लीट जब आ जाएगा ना तब पता चलेगा, क्योंकि ESRB का ऐसा है अभी तक इसने कभी टाइम पर एग्जाम नहीं करवाया। पिछले जो लास्ट के 2 एग्जाम हुए ना वो तो इन्होंने टाइम पे नहीं करवाया, ठीक है। 2023 में नोटिफिकेशन देते हैं, 2025 में एग्जाम करवाते हैं, ठीक है। तो होप अब की बार इन्होंने बिल्कुल टाइम पे दिया है कि पहले वाला एग्जाम जस्ट कंप्लीट हुआ उसके 1-2 महीने के बाद में इन्होंने नोटिफिकेशन दे दिया है। लेकिन होप उम्मीद करते हैं कि करवा देंगे अब की बार, ठीक है। अभी थोड़ा सा सिस्टम सही से चल रहा है। दूसरी बात करें एग्जाम के प्लान के बारे में एग्जाम प्लान, तो ये जो एग्जाम होगा वो आपका CBT मोस्ट में होगा, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, ठीक है। और स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो आपका एक सिंगल पेपर होगा, उसके अंदर आपको 150 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस वाले आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। 2 आवर मतलब आपका 120 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। 150 क्वेश्चन है, 120 मिनट है, ठीक है, इतने में ही आपको करना है, ठीक है। मार्किंग मार्किंग स्कीम की अगर मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क दिया जाएगा। दूसरी बात अगर नेगेटिव मार्किंग की मैं बात करूं तो 1/3 इसकी नेगेटिव मार्किंग है, मतलब 0.33 ये आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हो रहा है तो, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट एग्जाम प्लान हो गया। दूसरी बात करूं मैं इसकी क्वालिफाइंग मार्क्स की कि कितने मार्क्स लाने पर आप इसको एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। तो ये कंप्लीटली आपका डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी के ऊपर, आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है। अगर आप अनरिजर्व्ड से आते हैं, आपकी जनरल कैटेगरी है, UR कैटेगरी है, तो आपको 75 मार्क्स लाने होंगे, मतलब 150 क्वेश्चंस में से आपको 75 क्वेश्चंस, ठीक है, सही करने होंगे, मतलब 50% मार्क्स आपको लाने हैं, ठीक है। और अगर आप EWS और OBC कैटेगरी से आते हैं तो आपको 45% मार्क्स आपको लेकर आने हैं, ठीक है। मतलब आपका 67.5 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए या फिर इतने मार्क्स आपके आने चाहिए। और अगर आप ST SC और PWBD कैटेगरी से आते हैं तो आपको 40% मार्क्स, माने आपका 60 क्वेश्चंस, ठीक है, आपके सही होने चाहिए। इसके ऊपर आप कितने भी लाओ। अब देखो ESRB नेट का जो आपका एग्जाम है ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग एग्जाम है। अगर आप सिर्फ नेट को टारगेट कर रहे हो, ठीक है, तो ये कोई कहीं पे भी आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि आपकी कितनी परसेंटेज बन रही है, ये मैटर नहीं करता। अगर किसी की 90% बनी है, किसी की 80% बनी है, 70% बनी है, वो भी क्वालिफाई माना जाएगा, ठीक है। और अगर आपकी
फिक्स 50% बनी है, 51% बनी है, वो भी आपका क्वालिफाई माना जाएगा। इसके बेसिस पर आपको किसी भी जॉब के अंदर, ठीक है, स्पेशली जैसे एयू के अंदर या फिर आपकी जो एसएयूज है, ठीक है, वहाँ पर इसके बेसिस पर कोई मार्क्स नहीं होते हैं कि आपकी इसमें कितनी परसेंटेज आपकी बनी है, उसके बेसिस पर आपके कोई मार्क्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बेसिस पर कोई भी मार्क्स नहीं होंगे। तो ये चीज़ आपके लिए क्लियर होनी चाहिए कि सिर्फ क्वालिफाइंग है, आपको सिर्फ इसके अंदर पास होना है बस। इससे ज़्यादा आप आपका टैलेंट, आपका मेहनत कितनी करी है, आपने कितनी पढ़ाई करी है, ठीक, आपको कितना नॉलेज है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ज़्यादा परसेंटेज लाओगे तो इंटरव्यू इम्प्रेशन पड़ेगा, आपका इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है, कि हाँ भाई बंदे ने अच्छे से पढ़ा है, मेहनत करी है, टैलेंटेड है, नॉलेजेबल बंदा है, तो आपकी ज़्यादा परसेंटेज हो जाएगी, ठीक है। बस इतना सा, इसमें मार्क्स नहीं जुड़ते हैं कि आपके 80% आ गया, 90% आ गया, ठीक है, तो उसका कोई मार्क्स होगा ना, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे, जो भी एसएयूज वगैरह के अंदर, एयूज वगैरह के अंदर आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, उनके लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। कंप्लीट डिटेल आप नेट की समझ गए होंगे। चलो, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आप कमेंट कर दीजिएगा, हम जरूर आपको रेस्पॉन्ड करेंगे। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम एआरएस की, ठीक है, एग्रीकल्चरल रिसर्च सर्विस के बारे में। तो देखो, सबसे पहले तो इसका पर्पज क्या है। जो एआरएस है वो आपकी क्या होता है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है आपकी साइंटिस्ट पोजीशन के अंदर, ठीक है, डायरेक्ट आपका साइंटिस्ट बनाता है ये, ठीक है। और कहाँ पर, जितने भी हमारे आईसीआर की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एआरएस हैं, ठीक है, सेंट्रल लेवल के जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आईसीआर के अंदर आते हैं, वहाँ पर आपकी इसकी पोस्टिंग होती है, ठीक है। और ये जो एआरएस का एग्जाम होता है, ये आपका लेवल 10 का जॉब होता है, ठीक है। मतलब इसकी जो सैलरी है वो रहने वाली है आपकी 57,700 से लेकर 1,82,400 रुपये, ठीक है। ये आपका 7th ग्रेड पे के अकॉर्डिंग है। आने वाले टाइम में ये चेंज हो जाएगी जब आपका 8th पे कमीशन आएगा, ठीक है। तो ये आपका पे स्केल हो गया। तो सैलरी भी ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया है, साइंटिस्ट लेवल की जॉब है, ठीक है, लेवल 10 की जॉब है आपकी। एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो सेम जैसे मैंने आपको अभी बताया था, 21 साल होना चाहिए, मिनिमम एज आपकी 21 साल है। नेट के अंदर आपका मैक्सिमम एज नहीं था, यहाँ पर आपका इनका मैक्सिमम एज है भाई 32 साल का बंदा। लास्ट आप 32 साल के 32 ईयर्स के चलेंगे, ठीक है। इसके बाद में आप एक्सपायर हो गए एएसआरबी के लिए, ठीक है, अब फिर आप फॉर्म नहीं भर सकते। हाँ, एक कंडीशन है आपकी, एक कंडीशन के अंदर आप भर सकते हो, अगर आप स्पेशल कैटेगरी से आते हैं, जैसे मान लीजिए आप ओबीसी से आ रहे हैं, ईडब्ल्यूएस से आ रहे हैं, एससी से आ रहे हैं, एसटी से आ रहे हैं, तो उनको जो स्पेशल छूट दी जाती है, तो वो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो नॉर्म्स है उनके अकॉर्डिंग वो छूट यहाँ पर आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो वो जब आपका इसका पूरा नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसमें हमें पता चल जाएगा कि कितनी आपको छूट मिलती है, ठीक है। तो और ये एज वही आपका जनरली नवंबर, आप मान के चलो नवंबर 2026 एग्जाम की डेट को मान के चलो, या फिर आपका जो फॉर्म फिलिंग का डेट है, ठीक है, आप उसको मान के चलो, ठीक है। फॉर्म फिलिंग का जब भी ये फॉर्म फिल करवाएंगे उस टाइम तक, या फिर एग्जाम की डेट तक, दो ही चीज़ें आप ये रखी जाती है, ठीक है। नोटिफिकेशन से मानिए नहीं रखता शायद, फॉर्म फिलिंग या फिर आपका एग्जाम डेट, तब तक आप 21 साल के हो जाने चाहिए या आप 32 साल के रहने चाहिए तब तक, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी मास्टर डिग्री है एआरएस के लिए। पहले पिछला वाला जो एग्ज़ाम था, पिछले वाले से पिछले वाले के अंदर, ठीक है, वहाँ पर आपका इन्होंने बीच में क्या करा था, पीएचडी को ही एआरएस के लिए एलिजिबल करा था, जो एमएससी थी वो उसको हटा दिया था। लेकिन बाद में इन्होंने वापस क्या कर दिया, एमएससी वाले कैंडिडेट भी आपके एलिजिबल है एआरएस के लिए भी, एसएमएस के लिए भी और एसटीओ के लिए भी, ठीक है, तीनों के लिए। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी मास्टर डिग्री है या फिर इसके इक्विवेलेंट जो भी डिग्री हो, ये आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। कब तक, वही आपका मान के चलो नवंबर 2026 तक, ठीक है, नवंबर 2026, या फिर जो भी आपकी एग्जाम की डेट आएगी या जो फॉर्म फिलिंग की डेट आएगी, ठीक है, फॉर्म जब फिल हो रहा है, ठीक है, उस टाइम तक की डेट, दो डेट आपकी मान के चलो जो भी आए, ठीक है। जब आपका ये कंबाइंड नोटिफिकेशन आ जाएगा, दोबारा से कंप्लीट नोटिफिकेशन आएगा, तब मैं आपको मैं अपडेट कर दूंगा कि ये आपकी डेट रहने वाली है, तब तक आपकी डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं वैकेंसीज की बात करूँ, देखो जैसे मैं आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जनवरी के महीने में, ठीक है, सॉरी फरवरी हो चुका है ऑलरेडी। तो अगर अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपका पिछली वैकेंसी जो 2025 के अंदर आपका जो एग्ज़ाम हुआ है, पिछली वैकेंसीज के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, पिछली वैकेंसीज आपके आई थी 458, ठीक है, 458 वैकेंसी।
तो बहुत वैकेंसी चाहिए। उससे पहले जितनी वैकेंसी आई उससे लगभग आपकी डबल वैकेंसी चाहिए इन्होंने दी है। 458 बहुत वैकेंसीज आपकी एआरएस की आई है, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी ये लेकिन एक सब्जेक्ट की नहीं है, ये डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की है। टोटल वैकेंसीज आपकी 458, ठीक है। तो आप मान के चलिए मिनिमम, मतलब इसी के सिमिलर आपका पैटर्न रहने वाला है, ठीक है। 400 या 400 से 500 के बीच में हमें एआरएस की, सिंगल एआरएस की पोस्ट आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट की है, जैसे कि जीपीबी के अंदर आपकी 24 थी, एक्सटेंशन के अंदर 28 थी, सॉइल साइंस के अंदर आपकी 26 थी, ठीक है। तो जब पूरा कंप्लीट हमारे पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा तब मैं आपको और बता दूंगा कि 2026 के लिए एआरएस की कितनी वैकेंसीज आई है। तो ये जो वैकेंसीज है ना, ये आपके 2025 की वैकेंसी है, ठीक है। 25 जो पिछली एग्जाम आपकी हो चुकी है, ठीक है। जो आपका एग्जाम और अभी मार्च के अंदर जिसका मेंस का एग्जाम है, ठीक है, तो उसकी वैकेंसीज है। अब हम बात कर लेते हैं इसके अंदर आपका एग्जामिनेशन प्लान का, किस तरीके से आपका एग्जामिनेशन होता है। तो सबसे पहली चीज प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, जो आपका प्री एग्जाम होगा वो आपका एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। जो मैंने आपको नेट के एग्जाम के बारे में बताया सेम ही एग्जाम है, ठीक है। वही सीबीटी टेस्ट लगेगा, 150 मार्क्स का होगा, 2 आवर्स, ठीक है। माने ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग है, ठीक है। जितना भी आपका नंबर ऑफ कैंडिडेट लेंगे उनके अकॉर्डिंग इनको छांट लेंगे, ठीक है। कितना रेशियो लेंगे वो भी हम बात करने वाले हैं, देखिए। और इसका आपका अलग एग्जाम नहीं होगा, वही नेट वाला एग्जाम होगा, सिंगल एग्जाम होगा नेट का, ठीक है। उसी नेट के एग्जाम से आपका एआरएस क्वालिफाई होगा, उसी नेट के एग्जाम से आपका एसएमएस क्वालिफाई होगा, उसी नेट के एग्जाम से आपका एसटीओ क्वालिफाई होगा। तो एक सिंगल एग्जाम देना है, 4 एग्जाम आप क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा स्टेज क्या हो जाएगा आपका मेंस का एग्जाम, ठीक है। ये आपका टोटली डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा। ये कैसा होगा आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा, ठीक है। माने आपका रिटर्न एग्जाम होगा, 300 मार्क्स का आपका एग्जाम रहने वाला है, ठीक है। 3 घंटे का आपका एग्जाम रहेगा, 300 मार्क्स का 3 घंटे का आपका एग्जाम रहने वाला है, ठीक है। तीसरी बात करता हूं आपको, ये आपका दूसरा स्टेज हो गया। तीसरा स्टेज है आपका पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है। ये आपका जो पीआई है इंटरव्यू रहने वाला है, ये आपका 45 मार्क्स का रहने वाला है, ठीक है। तो मतलब पूरा जो कंप्लीट जो आपका प्री एग्जाम है, प्री एग्जाम का कोई मार्क्स आपका मेन जो स्कोर कार्ड होगा, जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसके अंदर नहीं जुड़ेगा। सिर्फ आपका 2 ही चीज़ का नंबर जुड़ने वाला है, एक तो आपका स्टेज 2 और स्टेज 3, माने आपका मेंस एग्जाम और आपका इंटरव्यू, सिर्फ इन 2 चीज़ों का आपका नंबर जुड़ेगा। पहले वाले जो प्री एग्जाम है उसका कोई नंबर नहीं जुड़ेगा, ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग एग्जाम है, ठीक है। दूसरी बात हम कर ले आपसे कि कितने कैंडिडेट आपके मेंस के अंदर लेने वाले हैं, ठीक है। जैसे कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर वैकेंसी निकल रही है, तो 1:15 का रेशियो लेते हैं आपका मेंस के अंदर, ठीक है। मेंस के अंदर कितना लेंगे, 1:15 का रेशियो। और अब जो आपके मेंस बंदे लिख रहे हैं उनमें से क्वालिफाई करेंगे इंटरव्यू के लिए 1:3 का रेशियो, ठीक है। तो ये जनरली आपका रेशियो रहने वाला है, ठीक है, इनके अंदर जाने के लिए, मेंस और इंटरव्यू के अंदर। दूसरी हम बात करते हैं, ये मेंस आपका एआरएस का चीज़ें आपको लगभग लगभग चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम एसएमएस और एसटीओ की, ठीक है। देखो, अगर मैं एसएमएस एसटीओ की बात करूं तो कोई ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं है, ठीक है। उसमें आप साइंटिस्ट बन जाते हैं, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हो जाते हो किसी के वगैरह के अंदर, ठीक है। सबसे पहली पर्पज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी, वही आपकी किसी स्पेशलिस्ट पोस्ट के ऊपर, या फिर आपका कोई भी टेक्निकल रोल हो सकता है आईसीआर के अंदर, ठीक है। आईसीआर के अंदर भी हो सकता है, या फिर आपके आईसीआर के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर आपको एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के रूप में भी आप पोस्ट किए जा सकते हो, ठीक है। और वही पे स्केल हो जाएगा इसका, लेवल 10 की जॉब होगी, 56,100 रुपये से लेकर आपका 1,77,500, ठीक है, 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और एज लिमिट की बात करूं तो एज लिमिट सेम रहेगी आपकी, उसके अंदर 32 थी, ठीक है। यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट को 3 साल बढ़ा दिया गया, ठीक है। वहाँ पर मिनिमम एज 21 थी, तो यहाँ पर भी आपकी 21 रहेगी, ठीक है। जो भी आपका एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा या फिर जो आपका एग्जाम होगा तब तक, ठीक है। और जो मैक्सिमम एज है वो आपकी 35 है, ठीक है। तो जो बच्चे मतलब एसएमएस सॉरी एआरएस के अंदर क्वालिफाई नहीं कर रहे थे एज के अंदर, ठीक है, तो वो बंदे किस में जा सकते हैं, आपका एसएमएस और एसटीओ के अंदर जा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको एज से रिलेटेड रिलैक्सेशन मिला होगा, ठीक है। और कैटेगरी वाइज आपको सभी को पता है कि कैटेगरी वाइज आपको अलग से रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है। अगर मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी क्या चाहिए,
मास्टर होना चाहिए। ठीक है, मास्टर किसके अंदर, जो भी आपके एग्रीकल्चर या उससे अलाइड जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट है वो सारे आ जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, वो कब तक होने चाहिए, वही आपका एग्जाम डेट होना चाहिए, जैसे नवंबर इन्होंने दे रखा है, या फिर आपका फॉर्म फिलिंग, दो ही चीज़ें आपकी आएगी। ठीक है, वो आपका नोटिफिकेशन के अंदर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और अगर मैं पिछली वैकेंसीज की बात करूँ कि पिछले टाइम आपकी कितनी वैकेंसीज आई थी 2025 के अंदर, एसएमएस की आपकी टोटल 41 वैकेंसीज आई थी। ठीक है, और एसटीओ की आई थी आपकी 83 वैकेंसीज ऑल सब्जेक्ट के अंदर। जो टोटल आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर आपकी 41 एसएमएस और 83 आपकी एसटीओ की वैकेंसीज आएगी। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर आप मान के चलो, ठीक है, यहाँ पर आपकी 458 वैकेंसीज है, 450। ठीक है, तो मतलब आपकी 550 के प्लस वैकेंसीज आपकी ऑलरेडी है। ठीक है, 550 से ज़्यादा वैकेंसीज आपकी आईसीआर के थ्रू आने वाली है आने वाले एग्जाम के अंदर। ठीक है, ये और 500 या 500 प्लस 600 तक की भी जा सकती है, कोई कह नहीं सकता। ठीक है, वो नोटिफिकेशन आएगा तब आप सभी को पता लग जाएगा। अब इसके एग्जाम पैटर्न को हम समझे, तो एग्जाम पैटर्न जैसा आपका एआरएस का हुआ था उसी तरीके से इसका भी एग्जाम होने वाला है। वही 3 स्टेज के अंदर आपका एग्जाम होने वाला है। पहला आपका प्री एग्जाम होगा, मतलब आपका जो नेट का एग्जाम था वही रहने वाला है, सेम ही उसी नेट के एग्जाम से आपका इसके अंदर क्वालिफाई होना है। ठीक है, वही आपका क्वालिफाइंग एग्जाम होगा। दूसरा आपका मेंस का एग्जाम होगा, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा, रिटर्न एग्जाम होगा, 300 मार्क्स का होगा और 3 घंटे का होगा। ठीक है, और तीसरी स्टेज है आपका पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, वो आपका 45 मार्क्स का होगा, ये 300 मार्क्स का होगा। ठीक है, अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसके लिए भी आपका एक ही एग्जाम होगा। ठीक है, कौन सा, एआरएस, एसएमएस और एसटीओ। ठीक है, इन तीनों के लिए आपका एक ही एग्जाम होगा। कौन सा, मेंस वाला। ठीक है, प्री का भी आपका एक ही एग्जाम है, मेंस का भी आप ही एक एग्जाम है, उसके बेसिस पर आपको इनको छांट दिया जाएगा। ठीक है, नंबर्स के आधार पर। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं जो मेंस एग्जामिनेशन है। ठीक है, उनमें मिनिमम स्कोर आपका कितना होना चाहिए। ठीक है, और एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, मैं शॉर्ट के अंदर इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। वैसे कंप्लीट जो वीडियो है वो हमने एक सेपरेट वीडियो कि आप मेंस एग्जाम की तैयारी किस तरीके से कर सकते हो, कंप्लीट वीडियो हमने यूट्यूब चैनल के ऊपर डाल दिया है। वहाँ पर आप समझ सकते हो प्लान क्या है, किस तरीके से तैयारी करते हैं, किस तरीके से लिखते हैं, किस तरीके से क्वालिफाई करते हैं। तो डॉक्टर सिराजुद्दीन सर का वीडियो है, आप जाकर देख सकते हो। मैं आपका कमेंट के अंदर भी पिन कर दूंगा और आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, तो चलो हम समझते हैं यहाँ पर। तो जो मेंस एग्जाम होगा, तीनों एग्जाम जो आपका एसएमएस है, एआरएस है, एसटीओ है, तीनों के लिए आपका सेम रहेगा। ठीक है, तो टोटल मार्क्स कितने हैं आप 300, ड्यूरेशन कितना रहने वाला आपका 3 घंटे का। ठीक है, अगर आप मेंस के लिए क्वालिफाई हो रहे हो तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं मेंस के लिए प्री के अंदर। ठीक है, प्री का स्कोर है ये आपका। तो अगर आप यूआर कैटेगरी से आते हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आ रहे हो तो 45% है, ओबीसी कैटेगरी से आ रहे हो तो 40% है, और एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी यहाँ से आपका 35% है। ये आपका मिनिमम स्कोर है। ठीक है, बट ऐसा होगा नहीं, ऐसा मतलब जनरली किसी सिनेरियो के अंदर देखा, अगर कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे होंगे तब आपका इतना लो स्कोर आपका जा सकता है, जबकि आपका मोस्ट ऑफ द आप मान के चलो 60 के अबव ही जाता है। अगर पेपर जैसे आजकल आपने देखा होगा एएसआरबी ने ना पेपर का लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया। ठीक है, पहले के कंपैरिजन में जो फैक्चुअल क्वेश्चन आते थे, डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे, तो इन्होंने अभी थोड़ा पैटर्न चेंज किया है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम मान सकते हैं कि कट ऑफ आपके नीचे जा सकती है, जैसा कि इस बार गई है ऑलरेडी। ठीक है, तो कट ऑफ नीचे जा सकती है, लेकिन क्या पता इतनी भी नहीं जा सकती एआरएस वगैरह के अंदर, क्योंकि कैंडिडेट बहुत सारे हैं, कंपटीशन पीक पे है अभी एआरएस के लिए। ठीक है, एसएमएस एसटीओ के लिए। ठीक है, तो ये आपका मिनिमम स्कोर है, क्वालिफाइंग स्कोर है, सिर्फ सिलेक्शन नहीं हो जाएगा कि अगर आपका 45% आ गया तो आप सिलेक्ट हो गए ना, ये मिनिमम क्वालिफाइंग है। इसके बाद में आपका जो टोटल पोस्ट निकली है, सपोज करिए आपकी कोई एक सब्जेक्ट ले लो, जैसे मान लीजिए प्लांट फिजियोलॉजी है, प्लांट फिजियोलॉजी है। अगर फिजियोलॉजी की मैं बात करूं तो इसके अंदर पोस्ट निकली है टोटल 10। ठीक है, तो मेंस के अंदर आपका क्या रेशियो यूज किया जाएगा, मेंस के अंदर आपका 1:15 का रेशियो यूज किया जाएगा। ठीक है, तो 10 को मल्टीप्लाई कर लो आप 15 से। ठीक है, तो ये आपके टोटल कैंडिडेट कितने रहने वाले हैं 150। अगर 150 कैंडिडेट
इस स्कोर से ऊपर है तो वही कैंडिडेट आपके आएंगे, ठीक है। अगर वो बंदे आपके नहीं मिल रहे हैं तब आपका यहाँ पर ये जो एलिजिबिलिटी है इसके अंदर जितने भी बंदे आ रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है, तो वो बंदे आपके सिलेक्ट हो जाएंगे मेंस का लिखने के लिए, ठीक है। कैटेगरी वाइज आपके होंगे 45, 40 और 35%, ठीक है, लेकिन उनको इतने बंदे आपको लेने पड़ेंगे, लेकिन मिनिमम मार्क्स कितने आपके 45, 40 और 35, ठीक है। तो जनरली याद रखिएगा इस स्कोर के ऊपर आप सेलेक्ट नहीं होने वाले हैं, ठीक है। सेंट्रल का एग्ज़ाम है, एआरएस का एग्ज़ाम है, इतना कम कट ऑफ जनरली जाता नहीं है। मेजर सब्जेक्ट में तो इतना तगड़ा आपका कंपटीशन है कि पूछो मत, ठीक है। कोई माइनर सब्जेक्ट हो, ठीक है, जिनमें कैंडिडेट्स कम है, ठीक है, तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली आपकी सीटें भी कम हो जाएगी, ठीक है, तो वहाँ पर आपका थोड़ा बहुत कम हो सकता है, अदरवाइज आपको कंपटीशन बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। अब अगर मैं बात करूँ जो आपका मेंस एग्जाम है, तो उस मेंस के एग्जाम का पेपर स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है। तो मेंस एग्जाम की अगर मैं बात करूँ पेपर स्ट्रक्चर, तो आपका 25 क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है, 25 क्वेश्चन होंगे 5 नंबर के, 5 मार्क्स के आपके 25 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और इनकी जो वर्ड लिमिट है वो आपकी 50 वर्ड्स है, ठीक है, 50 वर्ड्स के अंदर आपको लिखना है। दूसरा आपके 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के, ठीक है, 100 वर्ड्स आप मान सकते हो इसकी वर्ड लिमिट है, ठीक है। और 5 क्वेश्चन आएंगे आपके 15 नंबर के, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो आपको क्वेश्चन करना होगा वो आपको 150 वर्ड के अंदर करना होगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका टोटल 300 नंबर, इनको आप जोड़ लीजिए तो 300 नंबर का आपका क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट एक पेपर आपका हो जाएगा, ठीक है। 300 में से आप अब कितने ले पाते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसको किस तरीके से लिखना है, आपको मेंस के एग्जाम को किस तरीके से लिखना है, इसका कंप्लीट वीडियो मैंने अभी भी बता दिया कि आप पूरा जाकर देख सकते हो, पूरा डिटेल्ड वीडियो आपका मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको मोटी मोटी चीज़ें एआरएस के बारे में, एसएमएस के बारे में और एसटीओ के बारे में क्लियर हो चुकी होगी सभी बच्चों को। मुझे लगता नहीं है कि अभी कोई डाउट आपका होगा, ठीक है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर मोटा मोटा मैं एक बार इस डायग्राम के थ्रू भी समझा देता हूँ कि आपका एक कॉमन एग्जाम होगा, ठीक है। और वो कॉमन एग्जाम कौन सा है, आपका प्री का एग्जाम है, नेट का पेपर होगा आपका, ठीक है। और नेट का पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग है, ठीक है। और कितने भी बच्चे हैं इसके अंदर आपके क्वालिफाई हो सकते हैं, अनलिमिटेड, ठीक है। दूसरा एग्जाम होगा आपका मेंस का, जो कि आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, ठीक है, रिटर्न एग्जाम होगा। और यहाँ पर आपका 1:15 रेशियो के हिसाब से लिया जाएगा जो आपके टोटल सीट्स होगी। और इस मेंस का एग्जाम में जो बच्चे क्वालिफाई होंगे, ठीक है, ये मेंस के एग्जाम में जो क्वालिफाई होंगे फिर वो इंटरव्यू के अंदर बैठेंगे एआरएस का, एसएमएस का और एसटीओ का, ठीक है। यहाँ पर फिर आपको 3 जॉब ऑफर करी जाएगी, ठीक है, साइंटिस्ट की, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट की और एक आपकी टेक्निकल ऑफिसर की, अगर आप तीनों क्वालिफाई करते हो तो। अब एक जनरल क्वेश्चन आप बच्चों को दिमाग के अंदर रहता है, तो वो भी एएसआरबी ने क्लियर कर दिया है, क्या चीज़ है देखो। अगर किन्हीं स्टूडेंट्स के ना जो मार्क्स है वो अगर टाई रह जाते हैं, ठीक है, सपोज करिए उन्होंने मेंस एग्जाम लिखा, ठीक है, मेंस एग्जाम में अगर आपके नंबर आप बिल्कुल सेम आ गए, ठीक है, मान लीजिए 250 नंबर आ गए किसी के मेंस के एग्जाम, और कैंडिडेट जितने ले रहे थे बराबर आ गए, ठीक है, तो कौन कैंडिडेट से, मान लीजिए 10 कैंडिडेट सेलेक्ट करने हैं उनको टोटल, ठीक है, 1:15 के रेशियो के अंदर मान लीजिए टोटल मतलब एक ही सीट निकली है, ठीक है, 15 कैंडिडेट उनको लेना है, ठीक है। तो 15 में से जो लास्ट के जो 15वां कैंडिडेट है या 16वां कैंडिडेट है, उन दोनों के मार्क्स आपके 250 है, कौन सा कैंडिडेट आपका सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा आपका सबसे पहले मेंस के मार्क्स के ऊपर, ठीक है। इन केस ऑफ ए टाई द कैंडिडेट विथ हायर मार्क्स इन द मेंस एग्जाम इज रैंक्ड हायर, ठीक है। तो सबसे पहली बात, मेंस के एग्जाम जिसके अंदर सबसे ज़्यादा है वो आपका सेलेक्ट होगा। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए मेंस और इंटरव्यू उन दोनों के अंदर भी आपका सेम है, ठीक है, मार्क्स मान लीजिए मेंस में उसने 300 में से 250 एग्जाम ले लिए, नंबर ले लिए, और इंटरव्यू के अंदर जो 45 है वहाँ से मान लीजिए आपको 20 नंबर मिल गया, ठीक है, टोटल आपको 270 मार्क्स मिले हैं, ठीक है, और दूसरे कैंडिडेट को भी इतना ही मिला है और आप बाहर हो गए वहाँ से, ठीक है। तो कौन बंदा आपका सिलेक्ट होगा वहाँ पर, तो वो बंदा सिलेक्ट होगा, ठीक है, जिसको इंटरव्यू में भी सेम है और यहाँ पर भी सेम है, ठीक है, दोनों जगह सेम है, ठीक है, तो वो बंदा जिसका आपका प्री के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पर आपका नेट वाला जो नंबर है ना वो आपको विजय बनाएगा, ठीक है, वो आपको नौकरी दिलवाने वाला है। जिस बंदे के प्री एग्जाम के अंदर, माने नेट के एग्जाम के अंदर
ज़्यादा स्कोर होगा वो बंदा आपका जॉब लगने वाला है, ठीक है, अगर आपका लास्ट में टाई अप हो जाता है तो ये उस केस के अंदर है, ठीक है। तो ये भी आप समझ गए होंगे। तो प्री एग्जाम भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो ARS SMS और STO के लिए जा रहे हैं ना, उनके लिए प्री एग्जाम भी इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर जितना ज़्यादा स्कोर कर सके वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, ठीक है। दूसरी बात, ये चीज़ें हमने जान ली है सारी, ठीक है। और जो सिलेक्शन होगा, फाइनल जो सिलेक्शन होगा वो आपका मेरिट बेस के ऊपर होगा, ठीक है। ये आप सभी को पता है कि फाइनल सिलेक्शन आपका मेरिट बेस के ऊपर ही होता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके फी के एप्लीकेशन के बारे में, ठीक है। जनरल चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सा आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या आपका फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है, ये जनरल चीज़ें मैं आपको बता देने वाला हूँ, ठीक है। जब एप्लीकेशन आएगा तब हम कंप्लीट एप्लीकेशन आपको फिलअप करवा देंगे। तो सबसे पहले चीज़ आपका 10th का सर्टिफिकेट, मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, मास्टर डिग्री आपके पास में होनी चाहिए, मास्टर या डॉक्टरेट या जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो आपको मिल जाना चाहिए, ठीक है। और अगर आप मास्टर के अंदर भी आपको सर्टिफिकेट नहीं मिल पाता ना, तो आपकी जो वाइवा का नोटिफिकेशन है वो भी आई थिंक चल जाता है, ठीक है। वाइवा आपका नोटिफिकेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए तब तक, ठीक है, तो वो भी आपका चल जाएगा। दूसरी चीज़, आप अगर किसी कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो, सॉरी अगर आप किसी भी कैटेगरी से SC ST OBC, ज़्यादा पुराना आपका सर्टिफिकेट नहीं चलने वाला है, तो नया सर्टिफिकेट आपके बनवा लीजिएगा अगर आप एप्लीकेबल हो तो, ठीक है। दूसरी, आपका एक रिसेंट पासपोर्ट साइज का फोटो हो जाएगा और एक आपका थंब इंप्रेशन इसके अंदर लगेगा। ये आपका जनरल चीज़ें आपकी चाहिए। दूसरी आपकी फीस, तो जनरली जो ASRB है, ASRB के लिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए आपके नेट के लिए सिर्फ 1000 रुपये है, ठीक है। ARS वगैरह अगर आपका और कोई भी कॉम्बिनेशन भर रहे हो तो ये आपके 1000 रुपये एक्स्ट्रा फीस हो जाएगी, ठीक है। जो भी आप भरोगे उसके हिसाब से आपकी टोटल फीस हो जाएगी, ठीक है। EWS और OBC के लिए आपकी 500 रुपीज़ है, SC ST और PWD या फिर वुमेंस के लिए आपकी 250 हो जाएगी, ठीक है। और ARS SMS STO के लिए आपकी कोई फीस नहीं ली जाएगी, आपका 250 रुपये फीस आपकी टोटल रहने वाली है, ठीक है। पेमेंट मेथड है वो आपका भारत कोष पोर्टल, जो इन्होंने पिछली बार किया था, बहुत सारे बच्चों का पेमेंट नहीं हुआ था, आखिर तक अटका हुआ था, ठीक है। लेकिन अभी तक मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी, ठीक है। और दूसरी चीज़, आपके ट्रांजेक्शन चाहिए तो आपको पता ही है कि एक बार फॉर्म भरने के बाद में आपको फीस रिफंड नहीं की जाएगी, ठीक है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मैं पहले तो ये स्लाइड आपके नहीं रखने वाला था, फिर मैंने रख दी क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ना इस सेंटर से लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। पिछली बार भी बहुत सारे बच्चों को मेरे पास में कॉल आया था कि एग्ज़ाम का मतलब एडमिट कार्ड आने के बाद में बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर मेरा सेंटर इतनी दूर आ गया, मेरे यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बाढ़ आ रही है, कोई कोई सिचुएशन है, तो मेरा सेंटर चेंज हो जाएगा क्या? मैंने ICR को मेल कर दिया, ASRB को मेल कर दिया, वो कोई रिप्लाई नहीं कर रहे। तो ये चीज़ आप आज से ध्यान रखिएगा, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरें तो ये सुनिश्चित कर लें, ठीक है, आप चाहे से जहाँ भी रह रहे हो, ठीक है, तो पहले से आप ये चीज़ डिसाइड कर लें। अगर आपने ASRB का एक बार फॉर्म भरा, फॉर्म भरते वक्त आपने जो सेंटर चूज करे थे, ठीक है, सिर्फ आपको वही 4 सेंटर में से कोई सा भी सेंटर आपको मिल सकता है। दूसरी बात, सेंटर अगर एडमिट कार्ड आ गया तो सेंटर आपका किसी भी हालत में चेंज नहीं होगा, ठीक है, चेंज नहीं होगा। ये साफ साफ वो नोटिफिकेशन के अंदर पहले से आपको लिख कर देते थे कि सेंटर आपका चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। और जो आपका CBT टेस्ट होगा, नेट वाला जो टेस्ट होगा, उसके लिए टोटल इंडिया के अंदर 44 सेंटर है, ठीक है, इंडिया के अंदर टोटल 44 सेंटर है। और जो आपका मेंस का एग्जाम होगा उसके लिए आपके टोटल 31 सेंटर्स आपके रहने वाले हैं, टोटल 31 मेंस के लिए, 44 आपके इसके लिए, ठीक है। तो फॉर्म भरते वक्त इस चीज़ को ध्यान रखना कि सेंटर आपका चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। अब मैं आपसे बात करता हूँ हमारे कोर्सेज के बारे में, ठीक है। अगर कोई भी कैंडिडेट जो ASRB के लिए तैयारी कर रहा है, अभी प्रेजेंट टाइम में ASRB के लिए तैयारी कर रहा है, नेट के लिए तैयारी कर रहा हो, या फिर वो ARS के लिए, SMS के लिए, STO के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, हमने जो कोर्स यहाँ पर आपके लिए डिजाइन किए हैं वो ऑलरेडी हमारे लॉन्च हो चुके हैं हमारे एग्रीकल्चर एक्सपर्ट के ऐप पर, और हमारी जो वेबसाइट है उसके ऊपर आपको कोर्स मिल जाएंगे। हमने 4 सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, एग्रोनॉमी के लिए, सॉइल साइंस के लिए, एंटोमोलॉजी के लिए और प्लांट पैथोलॉजी के लिए ऑलरेडी ASRB नेट 2026 का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं। हमारे पास जो भी फैकल्टी है, ठीक है, उन्होंने
जो भी फैकल्टी उन्होंने ऑलरेडी नेट क्वालिफाई किया है, और इवन कुछ फैकल्टी ऐसी है, ठीक है, जिन्होंने मल्टीपल टाइम्स आपका नेट क्वालिफाई किया है, 2-2 3-3 4-4 बार उन्होंने नेट क्वालिफाई किया है, और ऑलमोस्ट सभी फैकल्टी ने मेंस का एग्जाम भी क्वालिफाई किया हुआ है, ठीक है। और दूसरी बात, वेल क्वालिफाइड फैकल्टी है, आईआरआई से मोस्ट ऑफ द फैकल्टी है, और कुछ पंतनगर से हैं, कुछ आपके आईआरआई से हैं, ठीक है। और जो इसके अंदर आपको स्टडी मटेरियल मिलने वाला है वो प्रीमियम क्वालिटी का मटेरियल आपको यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा कि हमारा रिजल्ट क्या रहा पिछली बार के एग्जाम्स के अंदर, भी आपको रिजल्ट के बारे में भी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये हमारे जनरली 4 कोर्सेज हैं। जो भी बच्चा सॉइल साइंस, एग्रोनॉमी और एंटोमोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी इन सब्जेक्ट से तैयारी कर रहा है, ठीक है, तो वो हमारे बैचेज ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। किस तरीके से ज्वाइन करना है वो मैं अभी आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ठीक है, तो देखो एएसआरबी के अंदर प्रैक्टिस करना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी सिली सिली मिस्टेक्स हमारे से हो जाती है, हमें पता भी नहीं चलता है, ठीक है। और पिछली बार देखो हमने लगभग हमारी मॉक टेस्ट सीरीज है, हमारी और किसी के में से भी आए होंगे, ठीक है, हम लेकिन मैं हमारी टेस्ट सीरीज के बारे में बात करता हूँ जनरली। तो 50 क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्टली हमारी टेस्ट सीरीज से आए थे, ठीक है, सीधी टेस्ट सीरीज है। और वो क्वेश्चन ऐसे थे कि मतलब बिल्कुल आप जब प्रैक्टिस करते हो तो वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे जो गलत हो जाते हैं बारे बारे में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके गलत नहीं हो तो प्रैक्टिस आपका करना बनता है, ठीक है। तो कोई भी स्टूडेंट अगर आपका सेल्फ तैयारी कर रहा है, कोर्स नहीं परचेज करना चाहता है, अगर उसकी तैयारी ऑलरेडी हो चुका है तो प्रैक्टिस जरूर करे। तो प्रैक्टिस करने के लिए 4 सब्जेक्ट की हमने टेस्ट सीरीज डाल दी है, और बाकी के जो सब्जेक्ट है उनकी टेस्ट सीरीज भी आपको जल्दी हमारे एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगी। किस तरीके से एनरोल करना है वो अभी आपको मैं बता दूंगा। उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ हमारा जो रिजल्ट रहा है उसके बारे में, ठीक है। एक कंप्लीट अलग से वीडियो भी इसके बारे में आपका आएगा बहुत जल्दी ही, ठीक है। टोटल 350 प्लस स्टूडेंट आपके क्वालिफाई हुए हैं एएसआरबी नेट 2025 के एग्जाम के अंदर, ठीक है, जो अभी आपका रिसेंटली हुआ था और जिसका रिसेंटली रिजल्ट आया है। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है एग्रीकल्चर के अंदर। इससे ज़्यादा सिलेक्शन मुझे नहीं लगता इंडिया में किसी अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट ने अभी तक दिया होगा, ठीक है। और इवन 350 प्लस स्टूडेंट्स नेट क्वालिफाई नहीं करे हैं, इन्होंने इनमें से 70 प्लस स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने एआरएस प्री, एसएमएस प्री और एसटीओ प्री का एग्जाम भी क्वालिफाई किया है, जो अभी आपका 2026 के अंदर मार्च के अंदर मेंस का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो एग्ज़ाम वो बच्चे लिखने वाले हैं, ठीक है। तो जब उनका सिलेक्शन हो जाएगा, होप सभी का सिलेक्शन हो, हम तो यही चाहते हैं, ठीक है। तो जब उनका सिलेक्शन हो जाएगा तब उनसे भी हम आपको मिलवाएंगे, ठीक है, उनका एक्सपीरियंस भी आपसे ज़रूर शेयर करेंगे, ठीक है। तो इसके जो बैचेज हैं, ठीक है, वो भी हमने लॉन्च कर दिया, मैंने आपको बता दिया है कि ये हमारा रिजल्ट है, ठीक है। अब मैं सभी बच्चों की फ़ोटो आपको यहाँ पर नहीं लगा सकता, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऐसे हैं कि एएसआर में नेट क्वालिफाई करना उनके लिए बहुत बड़ा वो नहीं होता है, ठीक है, कि बहुत बड़ा कुछ हमने पा लिया, तो वो जनरली बोलते हैं कि सर फोटो नहीं, ठीक है। तो उसकी वजह से हमने फिर ज़्यादा फोर्स नहीं किया और किसी से फ़ोटो मांगा नहीं है, ठीक है, कि बहुत सारे बच्चे कंफर्टेबल नहीं होते नेट वगैरह के फ़ोटो के लिए, और वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में अगर सिलेक्शन होता है तब हम फोटो लगाए तो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। तो इसलिए हमने फोटो वगैरह नहीं लगाए, ठीक है। लेकिन मोर देन 350 प्लस स्टूडेंट्स हैं जो आपके एएसआरबी नेट क्वालिफाई किए पिछले बैचेज के अंदर हमारे, ठीक है। और दूसरी बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो हमारे कोर्सेज हैं हमने फीस देख ली होगी, 3500 हमने फीस रखी, मिनिमम फीस है, इससे कम फीस एएसआरबी नेट की इतनी प्रीमियम क्वालिटी वाली फैकल्टी के द्वारा नहीं करवाई जाती कहीं पे भी। इसके ऊपर भी हमने बिल्कुल कम की, हमारा एक ही उद्देश्य है कि हर एक बच्चे तक है ना एक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचनी चाहिए, ठीक है। वो हर एक बच्चा अपने सब्जेक्ट का मास्टर होना चाहिए, हर एक सब्जेक्ट के अंदर ना वो एक्सपर्ट होना चाहिए, ठीक है, कि कहीं पर भी जब वो किसी एसयू के अंदर, किसी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के अंदर नेट क्वालिफाई करके जाए तो आराम से बेधड़क वो पढ़ा सके। तो वो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो वही है कि किसी भी बच्चे के कैरियर के अंदर ना एक जो ये फीस वाला बैरियर है वो नहीं होना चाहिए। तो मिनिमम फीस हमने रखी है 3500। अब उस 3500 में भी बहुत सारे बच्चे हमें रिक्वेस्ट करते हैं ऑफर चाहिए, ऑफर चाहिए, ऑफर चाहिए। तो हम वैसे तो लाते रहते हैं बीच बीच में, लेकिन एक बहुत बड़ा ऑफर, ठीक है, इससे बड़ा ऑफर आपका दोबारा नहीं आने वाला है एएसआरबी नेट के कोर्सेज के ऊपर। 1000 रुपीज ऑफ ऑलरेडी ऑफ है वहाँ पर, ठीक है, लेकिन 1000 रुपये का ऑफ आपको और मिल जाएगा। मतलब जो 3500 रुपये का आपका कोर्स था ना, वो आपको सिर्फ मिलने वाला है सिर्फ 2500 रुपये में, ठीक है। अब इससे ज़्यादा हम क्या ही कर पाए आपके लिए, ठीक है। तो
एनरोल हो सकते हो। और टेस्ट सीरीज है, वहाँ पर भी एनरोल हो सकते हो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई बच्चा कोर्स लेता है ना, तो कोर्स लेने के बाद में आपको टेस्ट सीरीज लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको टेस्ट सीरीज उसी के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, सारी डिटेल आपको उसी के अंदर मिल जाएगी। कोर्स आपका लॉन्च हो चुका है, 2026 की जो क्लासेज है वो ऑलरेडी आपकी चल रही है। दूसरी चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, मान लीजिए कोई भी बच्चा, अभी वाले जो बैचेज है हमारे पास में, जो ऑन गोइंग बैचेज चल रहे हैं ऑलरेडी 2026 के, तो उनके अंदर लगभग 60 to 70% हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, लेकिन जो अभी हम रिसेंट के अंदर नए बैच और लाने वाले हैं, उन नए बैचेज के अंदर जो क्लासेज मिलेगी आपको, वो जो पुराने बैच हैं या फिर जो आपके ऑन गोइंग बैचेज हैं, उनके अंदर ऑटोमेटिकली उन बच्चों को एक्सेस रहेगा। जितने भी हमारी रिवीजन क्लासेज होंगी, नई क्लासेज होंगी, उनको अलग से कोई कोर्स बाय नहीं करना है, नया कोर्स बाय नहीं करना है। जब तक आपका 2026 वाला एग्जाम नहीं हो जाता है, तब तक आपको सारी क्लासेज उसी कोर्स के अंदर, जिस कोर्स के अंदर आप पढ़ रहे हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये भी बहुत सारे बच्चों को डाउट था। तो अगर आपको ये कोर्स परचेज करना है तो, और ऑफर लगाकर, तो आप ये वाला कूपन कोड RD2026 अप्लाई कर सकते हो। लिमिटेड टाइम के लिए आपका ऑफर रहेगा। ठीक है, उसके बाद में आप प्लीज़ फ़ोन करके मत बोलना कि सर हमारा कोर्स ऑफर है या कूपन कोड है जो भी है दोबारा एक्टिवेट कर दो, तो वो नहीं होने वाला है। ठीक है, तो प्लीज़ जो टाइम आपको दिया गया है उसी टाइम पीरियड के अंदर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। किस तरीके से आपको कोर्स को ज्वाइन करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट ऐप, या आप गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाइए। गूगल प्ले स्टोर के ऊपर आप जाते हैं तो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट आप यहाँ पर लगाइए। ठीक है, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट। ठीक है, तो जैसे आप ये लगाते हैं तो हमारा ये एप्लीकेशन आपको सामने खुल जाता है। जैसे आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पर सिंपली आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद में आपको क्या करना है, लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में आपको ये आइकन दिख जाएंगे। अगर आपको टेस्ट सीरीज परचेज करनी है तो यहाँ पर पेड टेस्ट सीरीज दिख रही है, यहाँ से आप टेस्ट सीरीज ओपन कर सकते हो। और जो भी आपका एग्जाम है, ठीक है, सपोज करिए एग्रोनॉमी के अंदर आप करना चाहते हैं एग्रोनॉमी का, सोयल साइंस का करना चाहते हैं सोयल साइंस का हो जाएगा, पैथोलॉजी का करना चाहते हैं पैथोलॉजी का हो जाएगा। ठीक है, ये आपके टेस्ट सीरीज के बारे में हो गया, ये आपका पेड कोर्सेज का हो गया। ठीक है, जिस भी बैच की अगर आप तैयारी कर रहे हैं उस बैच के रिगार्डिंग, ठीक है, वो बैच आप ओपन करिए और उसके अंदर डायरेक्ट सिंपल एकदम, ठीक है, सपोज करिए मैं अगर एंटोमोलॉजी के लिए तैयारी कर रहा हूँ तो एंटोमोलॉजी बैच आप यहाँ पर ओपन करिएगा। ठीक है, यहाँ आपको पूरा कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा बैच के बारे में, टीचर के बारे में मिल जाएगा। ठीक है, जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं वो उनकी डिटेल आ जाएगी, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। यहाँ पर कंटेंट जो भी ऑलरेडी जितनी भी क्लासेज हो गई हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और अगर किसी स्टूडेंट को डेमो क्लासेस भी देखनी है तो वो डेमो क्लासेस भी मिल जाएगी। और आपको परचेज किस तरीके से करना, सिंपली आपको बाय करना है। बाय नाउ के ऊपर आप दबाओगे। ठीक है, जैसे आपने बाय नाउ दबाया उसके बाद में आपको ये मिल जाएगा, यहाँ पर अपना कूपन कोड अप्लाई करना है। जो भी आपका कूपन कोड है वो अप्लाई करके आप डायरेक्टली परचेज कर सकते हो। ये सिंपल प्रोसेस है आपका बाय एप्लीकेशन के थ्रू। और दूसरा भी प्रोसेस है आपका, अगर आप गूगल के ऊपर जाइए, गूगल के ऊपर डायरेक्टली आप एग्रीकल्चर एक्सपर्ट लिखिए, पहला ही वेबसाइट आपको मिल जाएगा www.agricultureexpert.org। यहाँ पर जैसे आप आते हैं तो यहाँ पर आने के बाद में आपको और पेड कोर्सेज के ऊपर जाना है। पेड कोर्सेज के ऊपर जाने के बाद में आपको ये डिफरेंट कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो जिस भी बैच के अंदर आप एनरोल होना चाहते हैं, ठीक है, उस बैच के अंदर आप यहाँ से डायरेक्ट एनरोल हो सकते हैं। ठीक है, सपोज करिए मैंने ये बैच आपका ओपन किया है। 1 सेकेंड, थोड़ा सा नेट आपका स्लो है। यहाँ से आप डायरेक्टली बाय कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये आज का कंप्लीट डिटेल था आपका ASRB के बारे में। ठीक है, नेट के बारे में, SMS के बारे में, STO के बारे में। ठीक है, और इसमें अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट के अंदर ड्रॉप कर सकते हो। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।